मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे प्री 2026 का जो एग्ज़ाम बस अब आने के करीब ही होता चला जा रहा है, समय की कमी का आप एग्ज़ाम में मुकाबला कैसे करेंगे, इस पर बात करने जा रहा हूँ। और आपको ध्यान होगा कि इसका पहला एपिसोड इससे पहले मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। यह उसका दूसरा और अंतिम एपिसोड है। मुझे ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप प्री एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और ज़रा भी आपकी थोड़ी ठीक ठाक तैयारी हो, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों न हो, लेकिन समय की कमी का एहसास हम सबको होता है, ज़बरदस्त रूप से होता है। और हम सोचते हैं कि काश थोड़ा सा समय और मिल जाता, काश थोड़ा सा समय और मिल जाता। ये जानते हुए भी सोचते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? सीधी सी बात है कि हम अपने कद को इतना ऊंचा करें कि जो भी समय हमें दिया गया है, उस समय का उपयोग हम बेहतर से बेहतर करके अपने लिए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हो सकता है कि ऊपरी तौर पर आपको मेरा यह टॉपिक एक औपचारिकता सा लगे, सामान्य सा लगे, लेकिन एग्ज़ाम की सफलता में इसका बहुत बड़ा रोल है। आप इसे इस तरीके से समझते हुए इन दोनों एपिसोड को बहुत ध्यान से सुने और प्रैक्टिस में भी लाने की कोशिश करें। दोस्तों, इससे पहले मैंने दो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बातें की थी। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ऐसे प्रश्नों के बारे में जिनमें 3 स्टेटमेंट होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल यानी कि 2025 में स्टेटमेंट वाले कुल लगभग 13 प्रश्न थे, जिसमें जो 2 स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे उनकी संख्या बहुत कम थी, 2 या 3 ही थी। ज़्यादातर जो प्रश्न थे वे 3 स्टेटमेंट वाले थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार भी हम ये मान करके चलें कि कम से कम 15 प्रश्न तो स्टेटमेंट वाले होंगे ही, और इनमें जो ज़्यादातर प्रश्न होंगे वो 3 स्टेटमेंट्स वाले होंगे। तो आपको इसकी तैयारी पहले से बहुत अच्छे से करनी होगी। और तैयारी करने का मतलब है बस केवल इतना ही कि इसके स्वरूप को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि प्रश्न को पढ़ने में ज़्यादा वक्त न लगे, ऑप्शंस को पढ़ने में ज़्यादा वक्त न लगे। जो फोकस करें आप, वो स्टेटमेंट पर करें। और ऐसा तभी कर सकेंगे जब ऑप्शन से आपका दिमाग अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर लेगा। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए, जो सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको अपने दिमाग में बसाना है वो क्या है। 3 स्टेटमेंट हैं, तो इसमें एक स्टेटमेंट को आप भूल जाइए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वो बेसिक स्टेटमेंट होता है, यानी कि वह सही है या गलत है इसका कोई लेना देना ऑप्शन से नहीं होता। ऑप्शन में ये नहीं पूछा जाता कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। सही और गलत के बारे में जो प्रश्न किया जाता है वो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 के बारे में किया जाता है। इसे आप अपने दिमाग में खोद खोद कर लिख लें कि फर्स्ट स्टेटमेंट का संबंध केवल एक आधार के लिए है, बस दैट्स ऑल। और बाद में जो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 होते हैं उनका उपयोग 2 रूपों में होता है। नंबर 1, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट हैं ये सही हैं या नहीं हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप प्रश्न को पढ़ें तो शुरू से ही आप उसे इसी रूप में पढ़ें कि जो पहला स्टेटमेंट है ठीक है, वो तो आधार स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं, उसे थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो बस आप उसे दिमाग में थोड़ा सा रख लें कि अच्छा ये स्टेटमेंट है। लेकिन जैसे ही आप स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 पर आए, आपका ध्यान अब 2 बातों पर एक साथ चलना चाहिए। जी हाँ, 2 बातों पर एक साथ ही चलना चाहिए। पहला यह कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं अपने आप में सही हैं या नहीं हैं, यानी फैक्चुअली राइट हैं या नहीं हैं, क्योंकि आगे जाकर के ये प्रश्न बनता है। और इसके बाद जो दूसरा तथ्य आपको दिमाग में रखना है वो ये है
कि जो स्टेटमेंट 2 है और जो स्टेटमेंट 3 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इसके बारे में आपको जो निर्धारण कर लेना है वो तभी कर लेना है जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे। ये नहीं कि पहले एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है और फिर से दोबारा पढ़ेंगे, तब तो डबल समय लग जाएगा, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो मेरे इस लेक्चर का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये 3 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। तो पहला स्टेटमेंट आधार का है, बस थोड़ा सा मैं इसे ध्यान में रखूंगा। फिर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जब मैं पढ़ूंगा तो पहली बात तो ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं हैं, और फिर दूसरी बात कि ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये पहले कथन को एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन का ये फॉर्मेट अपने दिमाग में बसा लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बहुत समय बचेगा, आप अपना बहुत समय बचा लेंगे। और याद रखिए कि इसका जो फॉर्मेट है दिमाग में मेरी बात सुन लेने मात्र से नहीं बस जाएगा, आपको इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 2025 के क्वेश्चन पेपर को ही उठा लीजिए, काफ़ी हैं, उसमें 12-13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें बार बार दोहराएं तो आप देखेंगे कि जो प्रश्न का स्वरूप है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बिना प्रैक्टिस के प्रश्न का स्वरूप नहीं बैठेगा, इसे नोट कर लीजिए। ये याद करने की चीज नहीं है, ये दोहराने की चीज है। इस तरह से दोहराने की चीज है कि दिमाग में जो इसके बिंब हैं वो एकदम से गाढ़े हो जाएं और आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। दोस्तों, यहां आपकी सुविधा के लिए मैं एक प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं ताकि मेरी जो बातें अभी आपने सुनी हैं आप उन्हें इस प्रश्न के जरिए और बेहतर तरीके से समझ सकें। एक प्रश्न है जो 2025 में ही पूछा गया था, ध्यान से सुनिएगा, और मैं इससे पहले जो बात आपसे कह चुका हूं उस पर आप इसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। ये आधारभूत स्टेटमेंट हो गया, ये सही ही है। इसके बाद कथन 2 है, सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृतिका मिलाई जाती है। ये कथन 2 है। अब आप देखिए कि स्टेटमेंट ये सही है या नहीं है, और दूसरा कि ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद है तीसरा कथन। तीसरा कथन है, सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। अब इस तीसरे स्टेटमेंट को भी आप इस रूप में देखिए कि अपने आप में सही है या नहीं है, और फिर ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद देखिए ऑप्शंस आते हैं। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। पहले में वो कह रहा है कि दोनों 1 की व्याख्या करते हैं, और मजेदार बात है कि जो बी है उस बी में पूछा यही गया है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। याद रखिए कि यहां यह नहीं दिया हुआ कि कथन 2 व्याख्या करता है या कथन 3 व्याख्या करता है। यहां उसे सरल बना दिया गया है, आपकी सुविधा के लिए केवल यह कहा गया है कि इन दोनों में से कोई है जो कथन 1 की व्याख्या करता है। मतलब आपको उलझाव से थोड़ा सा यहां उन्होंने बचा लिया है। फिर तीसरा है, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। अब आप देखिए कि यहां क्या कह रहा है। जो बी है ऑप्शन, उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बी में कहता है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। सी में उसने थोड़ा सा चेंज किया है कि नहीं, कथन 2 और कथन 3 में केवल एक सही है। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सही है, केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। सीधी सी बात है कि जो सही होगा तभी तो कथन 1 की व्याख्या होगी, नहीं तो कैसे व्याख्या होगी? दोनों जुड़े हुए हैं ना, कि कथन सही होगा तभी व्याख्या हो सकेगी, गलत कथन कैसे व्याख्या करेगा आप बताइए। और इसके बाद है डी, न तो कथन 2
और न ही कथन 3 सही है। इसमें व्याख्या को निकाल दिया गया है, व्याख्या की कोई बात नहीं की गई है और ये माना गया है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। दोस्तों, यह इसका फॉर्मेट है और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें ताकि यह आपके दिमाग में रच बस जाए। अंत में एक बात और कि देखिए, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस स्वरूप के भी प्रश्न हों, जैसे उदाहरण के तौर पर अब ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। इस तरह के प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। पिछले साल ऐसे प्रश्न 25 थे, सोचिए, और ये बहुत कठिन होता है। तो शुरू में ही आप जब भी प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न को शुरू करने से पहले आप देखें कि ऑप्शन किस तरीके का है, और यदि ऑप्शन में यह पूछा गया है, आप देखेंगे, नजर मारेंगे तो फट से हो जाएगा कि केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही, 4 सही, फट से दिख जाएगा। तो जब आप प्रश्न पढ़ें उसी दौरान इस बात का फैसला करते जाएं कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, और इसके बाद ऑप्शन पढ़ें और फट से निशान लगा दें। ये नहीं कि पहले प्रश्न पढ़ रहे हैं, फिर ऑप्शन पढ़ रहे हैं और फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के यह कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो प्रश्न है उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, और ऐसा आप तभी कर सकेंगे जब आप ऑप्शन के स्वरूप को पहले से ही जान लें और उसमें जो पूछा गया है उस स्वरूप के अकॉर्डिंगली फिर आप प्रश्न को पढ़ना शुरू करें और पहले ही रीडिंग में आप डिसाइड कर लें कि मेरा उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आप सबके सामने रखी हैं ताकि समय की जो कमी होती है प्री एग्जामिनेशन में, उस पर आप जीत हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।